हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है। यूनिट सेकेंड जो कि अब अंत के कगार पर है। और यूनिट सेकेंड में जो हमारा अगला टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड इंग्लिश मॉर्फीम। ये दो अलग अलग पॉइंट था, लेकिन दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यूनिट सेकेंड में जो मॉर्फोलॉजी हमारा जो दिया गया है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश मॉर्फीम किसको कहते हैं। इंग्लिश मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू कैरी मीनिंग। यानी कि जो मॉर्फीम है वह हमारा जो साउंड्स का है वो सबसे छोटी इकाई होती है जो एक अर्थ ले रखती है। यानी कि कोई भी आप ले लीजिए पिक्चर, और उससे भी छोटा कोई लीजिए, हेल्प बॉय। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है बॉय का। बॉय जो है वह मॉर्फीम है, इससे छोटा मतलब इसके आगे नहीं जा सकते। यानी कि और मॉर्फीम को और अच्छी तरीके से समझना है तो आप ऐसे जान लीजिए कि मॉर्फीम इज द वर्ड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, यानी कि अगर आप बॉय को और आगे अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉय प्लस ओ आई लिख दिए हैं जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बी ओ प्लस वाई किए हैं, यहाँ भी इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। यानी कि जो बॉय है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जो एक मीनिंग रखता है। यानी कि जो एक मीनिंग के साथ चलता है यही हमारा मॉर्फीम कहलाएगा। यानी मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू कैरी मीनिंग यानी वो एक मीनिंग रखता है। ठीक, स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज दैट वर्ड फॉर्म्स में इंक्लूड अ नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला स्पीकर यानी जो हम हैं आप हैं वो बोलने हैं, वो जो साउंड जो वर्ड है उसके द्वारा पहचानते हैं कि किस फॉर्म में है। यानी कि लोग और भी आगे हम बढ़ाएंगे तो अगर देखेंगे हेल्प लिखा है, जैसे हेल्प लिखा है तो ये तो हो गया मॉर्फीम। ठीक, ये सबसे छोटा है, लेकिन हेल्प्स भी होता है, हेल्प डी भी होता है, एच प्लस ई डी भी लगता है, हेल्पिंग भी लगता है। यानी कि इन सब के द्वारा हम ये देखेंगे कौन से फॉर्म में है। एस लगेगा तो प्रेजेंट फॉर्म में है, ई डी लगेगा तो पास्ट में है, और आई एन जी तो है यानी चल रहा है। ठीक है, इसके द्वारा भी जो स्पीकर जो होता है वो पहचानता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम आगे थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इन अ वर्ड मॉर्फीम डिवाइडेड इन मेनी टाइप्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड में कोई भी अगर वर्ड है उसमें एक से अधिक मॉर्फीम निकल सकते हैं। कहने का मतलब कैसे है, देखिए यहाँ पर ये तो था इसका एग्जाम्पल कि मॉर्फीम मोटी मोटा जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल रख लेते हैं तो बॉय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड है जिसे हम मॉर्फीम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक एक समझेंगे और अच्छे तरीके से मॉर्फीम का क्या होता है। देखो मॉर्फीम थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए पहला है वन मॉर्फीम, यानी किसी भी वर्ड में एक से अधिक मॉर्फीम हो सकते हैं। कैसे, ये अब हम देखेंगे। यहाँ लिखा है चाइल्ड को हम अब आगे फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करेंगे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, ऐसे है हेल्प का भी वही है, और मीन भी वही है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे जैसे इसकी जैसे अगर CHI प्लस LD लिखेंगे तो इसका कोई न इसी का बन रहा है कोई मीनिंग, न उसी का बन रहा है कोई मीनिंग। यानी कि चाइल्ड, हेल्प एंड मीन कंटेन्स सिंगल या वन मॉर्फीम। अंडरस्टूड। देखिए अगला है हमारा टू मॉर्फीम का मतलब क्या होता है। टू मॉर्फीम का मतलब ये होता है कि इसमें दो मॉर्फीम होता है। कैसे, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। यहाँ लिखा है चाइल्ड प्लस ISH यानी इश। ऐसे तो इसका कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है, ये एक
ग्रामेटिकल फंक्शन है, बट इसके साथ जुड़कर यह बनाएगा, कोई ना कोई वर्ड बना रहा है, चाइल्डिश बना रहा है, यानी कि इसमें दो मॉर्फीम है। समझ पा रहे होंगे? ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने हेल्प लिखा था, हेल्प है, ये है सिंगल मॉर्फीम इसमें है, लेकिन अगर यहाँ पर हेल्प्स कर देंगे तो एक तो हो गया हेल्प प्लस एस एक लेटर है, लेकिन जिसका कोई मतलब तो ऐसे तो है मतलब है नहीं, लेकिन अगर ये हेल्प के साथ जुड़ जा रहा है तो ये हेल्प्स बना दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो मॉर्फीम है, यानी दो मॉर्फीम है। ये एक साउंड क्रिएट, ये भी साउंड ही है जिसका अगर जुड़ने के साथ एक अलग मीनिंग बता दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हल्का से कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन जस्ट इसके और अंदर जाएंगे तो हम अच्छे समझ लेंगे। मॉर्फीम हम जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि हाँ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्यों हमें और अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत डीप से पढ़ना है, क्योंकि हमके बच्चों को बताना है आगे चलकर कि मॉर्फीम क्या होता है, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि नहीं निकला कहाँ से है, इसको बनते कैसे हैं। ऐसे तो बस इसका अगर मॉर्फीम से पूछेगा क्या है मॉर्फीम, तो जस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैरी अ मीनिंग, बस यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा कि टू मॉर्फीम। अब यहाँ देखिए हेल्प लिखा है और लेस लिखा है, हेल्प प्लस लेस अलग तोड़ेंगे, ये इसमें दो मॉर्फीम है। ऐसे ही मीन प्लस आईएनजी का कोई ऐसे मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जुड़ रहा है, एक ये है एक ये जुड़ रहा है, तो ये टू मॉर्फीम, यानी एक वर्ड में दो मॉर्फीम निकल जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर थ्री मॉर्फीम निकल रहा है। थ्री मॉर्फीम में क्या है, चाइल्ड प्लस आईएस प्लस नेस, यानी चाइल्डिशनेस में तीन मॉर्फीम निकल रहा है। अगला हेल्पलेसनेस ने है, उसके बाद मीनिंगलेस ने है, मीन प्लस आईएनजी प्लस लेस यानी मीनिंगलेस। ठीक है, ये थ्री मॉर्फीम है। देखिए ये जो दिया गया है, ये जो निकल रहा है ना, जब हम अगले सेगमेंट में बताएंगे जस्ट अभी, तो उसमें आपको और एकदम क्लियर, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नहीं इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मॉर्फीम हम मानेंगे, अगर मॉर्फीम आप लिख रहे हैं अपने आंसर बुक में, तो मॉर्फीम मानेंगे कि मॉर्फीम लिख देंगे क्या कि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड हो गया। उसके बाद मॉर्फीम कितने पार्ट में डिवाइड कर, ऐसी बात नहीं 4 मॉर्फीम बस यहाँ तक लगे, कोई और बड़ा अगर कोई वर्ड ले लेते हैं उसमें भी कई मॉर्फीम टूट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तक, इतने बड़ा तक हो जाएगा। चौथा क्या है कि 4 मॉर्फीम। 4 मॉर्फीम क्या रहता है, इसमें 4 जेंटलमैनलीनेस, यानी जेंटलमैनलीनेस, इसमें देखिए जेंटलमैनलीनेस कोई एक वर्ड है, उसमें 4 मॉर्फीम आते हैं। अगला हमारा दिया है अनडिजायरेबिलिटी, यानी अनडिजायर प्लस एबल प्लस आईटी, ये है हमारा इंग्लिश मॉर्फीम। यानी कि इसमें एक इंग्लिश मॉर्फीम में 1 मॉर्फीम, 2 मॉर्फीम, 3 मॉर्फीम और 4 मॉर्फीम में बढ़ सकता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मॉर्फीम। देखिए टाइप ऑफ मॉर्फीम के द्वारा हम जो ये बटा है, समझ नहीं आ रहा है। पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, तो ये अलग से क्यों लग जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन उठेगा, जरूर उठेगा, लेकिन जस्ट हम उसका सोल्यूशन देते हैं। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मॉर्फीम में, इसके तरह हम और अच्छी तरीके से समझेंगे क्या है मॉर्फीम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम से हम जो पढ़े थे उसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ मॉर्फीम में, मॉर्फीम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, रूट मॉर्फीम और अफिक्स मॉर्फीम। कहने का मतलब ये है, पहले हमने क्या देखा था, मॉर्फीम। मॉर्फीम में हम कितने मॉर्फीम निकाल सकते हैं ये देखें। अब देखते हैं कि हम मॉर्फीम में कितने प्रकार हैं। सबके होते हैं, जैसे टेंस के प्रकार होते हैं ऐसे इसमें है प्रकार। ठीक है, पहला जैसे यहाँ पर लिखा गया रूट्स और दूसरा है एफिक्स। पहले हम देखेंगे रूट्स क्या होते हैं, यानी रूट मॉर्फीम्स क्या होते हैं। फ्री रूट मॉर्फीम, रूट मॉर्फीम में भी 2 मॉर्फीम है, फ्री रूट मॉर्फीम और बाउंड रूट मॉर्फीम। फ्री रूट मॉर्फीम क्या मतलब होता है, रूट्स मॉर्फीम का मतलब होता है फ्री रूट्स मॉर्फीम आर फ्री मॉर्फीम्स, मतलब
दे कैन स्टैंड अलोन टू फंक्शन एज अ वर्ड्स, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्री होते हैं। रूट मतलब समझे जड़, यानी वो जड़ जो होती है वो किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना खुद में अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। कैसे? देखिए चाइल्ड को किसी की जरूरत है क्या किसी और वर्ड को? या फिर हेल्प हो गया, फ्लावर हो गया, वेट हो गया, गार्डन हो गया। देखिए ये सब क्या है? फ्री रूट मॉर्फिन है। रूट में भी फ्री रूट मॉर्फिन, यानी ये सब फ्री हैं, इन सब को कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। अगला देखिए ये, अब ये देखेंगे तो और से क्लियर हो जाएगा। बाउंड रूट मॉर्फिम। अब बाउंड रूट मॉर्फिम क्या होता है? बाउंड रूट मॉर्फिम्स आर बाउंड मॉर्फिम। होता है ना, एक बॉन्ड होता है, जैसे केमिस्ट्री में देखते हैं कि बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड कैसे बनता है? एक या एक से अधिक चीज़ रहता है तभी ना बनता है, कोई दूसरा रसायन एलिमेंट बनता है तभी बॉन्ड बनते हैं। तो ये ना बाउंड मॉर्फिम है, ठीक है। बाउंड मॉर्फिम्स आर बाउंड मॉर्फिम, और बाउंड रूट्स आर बाउंड मॉर्फिम, यानी दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन कहने का मतलब क्या है कि वेटेड प्लस चिल्ड्रेन, ये एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि वेटेड तो ऐसे है रूट मॉर्फिम, ऐसे तो रूट मॉर्फिम है, लेकिन ईडी जो लगा है जब तक नहीं लगेगा, छोटा सा जो ईडी है ये क्या है? बाउंड है, यानी एक बॉन्ड बना रहा है तब जाके इसका इंडिविजुअल बन रहा है। वेटेड, लोग बोलेंगे कि वेटेड ये एक रूट मीनिंग है रूट मीनिंग, लेकिन किसका रूट मीनिंग है? वेट का। वेट अगर बोलेंगे, अगर देखिए यहाँ पर जो वेट लिखा है, अगर सिर्फ वेट रहेगा तो वेट रूट मीनिंग है, लेकिन वो कैसा रूट मीनिंग है? फ्री रूट मीनिंग। और अगर वेटेड रहेगा तो ये भी रूट मीनिंग है, इसका भी अपना रूट मीनिंग है, ये भी अब अलग आइडेंटिटी है, लेकिन क्या है? बाउंड। बाउंड कैसे होगा? जब से ईडी नहीं लगेगा तब से ये उसका मतलब पास्ट फॉर्म नहीं बताएगा वेट का। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन, चाइल्ड जो है वो फ्री रूट मीनिंग है, लेकिन ईयर चिल्ड्रेन लग गया, चिल्ड्रेन बनाना है या चिल्ड्रेन कहना है, अगर बहुवचन उसको बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो ये जो छोटा सा जो लग रहा है, ये भाई चिल्ड्रेन का अपना अलग मीनिंग है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे, ये रूट मीनिंग है, इसके किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। बच्चा और बच्चे हो जाएगा अलग अलग, लेकिन ये जो छोटा सा जो लग रहा है आर्यन चिल्ड्रेन में, वो क्या है? बाउंड, यानी एक बाउंड बनाकर लग रहा है, ठीक है। तो ये रूट मीनिंग में दो हो जाते हैं। अगला हमारा बाउंड मॉर्फिम होता है। देखिए बाउंड मॉर्फिम, अब ये एक अलग आ गया, ऐसे यहाँ पे बाउंड है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, हल्का समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बाउंड मॉर्फिम्स आर एफिक्सेस। अब एफिक्सेस क्या होता है? एफिक्सेस आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स आप सभी जानते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, और सफिक्स का मतलब जो होता है जो बाद में लगता है किसी भी चीज़ में, यानी पहले प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स देखेंगे क्या होता है? अनेबल को हम तोड़ेंगे अन प्लस एबल। देखिए यहाँ पर हमने तोड़ा है अन प्लस एबल। अन जो लगा है वो पहले लगता है, इसलिए प्रीफिक्स हुआ। अन प्लस एबल में तोड़ेंगे तो जो एबल है ये रूट मीनिंग है। भाई एबल तो अपना रूट मीनिंग अलग आइडेंटिटी रखता है, अपना खुद की पहचान उसकी है, और वो फ्री है, रूट मीनिंग है। बोले ना रूट मतलब जड़ है, वो जहाँ रहेगा, एबल कहीं भी रख दूँ, एबल का मतलब हाँ एबल है, वो एबल का अपना अलग मीनिंग है, कोई अलग से उसको ये नहीं चाहिए कि नहीं। तो ये फ्री और रूट मीनिंग है, और ये बाउंड है, इसके साथ मिलेगा तब जाके बनेगा, लेकिन आगे मिल रहा है और पीछे मिल रहा है, इसके लिए हम इसको बाउंड मॉर्फिम में डालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखेंगे इसे बनाकर तो बिलीव मी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगला है हमारा सफिक्स में देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल छूट गया। दूसरा है मिसबिहेव में भी मिस बाउंड हो जाएगा, और बिहेव का भाई अपना अलग मीनिंग है। बिहेव रूट मीनिंग है और ये फ्री है, इसके तो किसी की जरूरत है नहीं, इसलिए अगर लेकिन जुड़ेगा तो ये प्रीफिक्स का, अगर प्रीफिक्स लगा देंगे मिस तो ये बाउंड मॉर्फिम में आ जाएगा। ओके, अगला हमारा है सफिक्स में क्या है? यूजफुल। यूज रूट मीनिंग है, यूज जो है रूट मीनिंग है। अब बोलते हैं हमेशा यूज करते हैं हम लोग, जैसे जस्ट मैंने यूज किया तो यूज अगर बोलेंगे, यूज मैंने प्रयोग होता है। यूजफुल, फुल लगाएंगे, जो फुल जो है बाउंड है,
पीछे सारा इसलिए सफिक्स है। आई थिंक उल्टा हो गया है, प्रीफिक्स मतलब पीछे होता है, सफिक्स मतलब आगे होता है। नो सही है, प्रीफिक्स मतलब पहले होता है, सफिक्स मतलब बाद में होता है। इट्स गुड, आई एम राइट। अगला देखिए क्रिएशन। क्रिएशन जो होता है, क्रिएट, क्रिएट रूट मीनिंग है, फ्री मीनिंग है, और इसमें ION लग जाएगा, ये बाउंड मीनिंग है। हल्का सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन पूछता है। हम इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन ये पूछता है, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा दिया था डेरिवेशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम, कुछ करके ऐसे कर था, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो आपके लिए जरूरी नहीं माना जाएगा, या फिर एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आप अगर इतना भी लिख देंगे, अगर पूछ देगा कि मॉर्फीम, इंग्लिश मॉर्फीम, व्हाट इज मॉर्फीम, डिफाइन मॉर्फीम या डिस्कस अबाउट मॉर्फीम, तो मॉर्फीम के बारे में आप जस्ट लिख देंगे कि मॉर्फीम में कितने हैं। इतना मैंने जितना लिखा है, अगर उतना भी लिख देंगे तो वो आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी है उसको देख लेंगे। उसके बाद से ये हमारा यूनिट सेकेंड जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में समझते हैं कि क्या है मॉर्फोलॉजी। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये आपके एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए एक मॉर्फोलॉजी है, इसके बाद हम बताएंगे सिंटैक्स, इंग्लिश सिंटैक्स, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इंग्लिश यूनिट, जो हमारा इंग्लिश टीचिंग है यूनिट सेकेंड का, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो देखते हैं कि क्या है हमारा मॉर्फोलॉजी। मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर और वर्ड्स फॉर्मेशन। यानी कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर और वर्ड फॉर्मेशन। क्या मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी कोई भी चीज़ है वो कैसे बनाई गई है, यानी कि वर्ड स्ट्रक्चर का अध्ययन ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। वर्ड स्ट्रक्चर यानी क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब जो बनता है ऑब्जेक्ट, इन सब की जो अध्ययन है, जो स्टडी है, ऐसे इसको भी मान सकते हैं। या क्या लिखा है कि वर्ड स्ट्रक्चर और वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्द कैसे बनते हैं। ये मैंने ओवरऑल बताया था कि क्या होगा, लेकिन जो हमारा जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, एक वर्ड से बनता है। जो जस्ट मैंने जो मॉर्फीम, देखिए हमने मॉर्फीम जो पहले पढ़ाया उसका बस यही मकसद ये था कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, और वर्ड्स में कितने पार्ट होते हैं, और वर्ड्स को मतलब एक वर्ड में क्या कहलाता है। इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स कॉल मॉर्फीम, ठीक है। तो अब उसके हम आगे बढ़ते हैं, यानी एक तो हो गया, ठीक है, हमने मॉर्फीम समझ लिया। उसके बाद अब देखेंगे मॉर्फीम समझ लिया, वर्ड कैसे बनते हैं वो समझ लिया। अब जो वर्ड्स बन गए उनका हम देखेंगे कि उसका हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। वही हमारा कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन लैंग्वेज एंड क्रिएट्स पैटर्न्स ऑफ मीनिंग फॉर स्पीकर। देखिए मैंने जैसे बताया ना, मैंने बोला था कि क्या है कि पहले वर्ड्स पता चलेगा क्या है, लेकिन क्यों हमें ज़रूरत है मॉर्फोलॉजी की, क्यों हम अध्ययन करें उन वर्ड्स पर, क्यों हम अध्ययन करें, क्यों? क्योंकि यह हमें ब्रेक डाउन लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज है उसको और तोड़ता है, एंड क्रिएट्स पैटर्न, एक पैटर्न पता चलता है कि क्या है ये वर्ड्स जो बना है ये किसको इंडिकेट करता है, किसको डिनोट करता है, ठीक है। फॉर मीनिंग, पैटर्न्स ऑफ मीनिंग, किसी भी मीनिंग का क्या पैटर्न बन रहा है फॉर स्पीकर, यानी कि बोलने वाले के लिए। जो मॉर्फोलॉजी है, अब ऐसे से एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ, यही सिंपल हमारा एग्जांपल होगा हेल्प्ड, ठीक है। जो हेल्प्ड होगा तो ये है मॉर्फीम, जो हेल्प मैंने बताया था जस्ट अभी। तो अब इसका हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हेल्प्ड जो लिखा गया है वो पास्ट में है। स्टडी करेंगे हम, इस वर्ड का स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, इसका ये पैटर्न पता चलेगा कि अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है
कि वो सेंटेंस जो है उसका पैटर्न क्या है, वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में भी तो लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉर्फमैन, अकॉर्डिंग टू डॉर्फमैन, डॉर्फमैन ने क्या कहा मॉर्फोलॉजी के लिए, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वे एंड मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग साउंड्स इनटू साउंड कॉम्प्लेक्सेस और वर्ड्स ऑफ डिफिनिट मीनिंग। देखिए मैं एकदम आराम से आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एकदम अच्छे से एलिब्रेट करने, अब बस कोशिश करिए समझने की। ठीक है, डॉर्फमैन ने क्या कहा कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वे एंड मेथड। मॉर्फोलॉजी क्या है, वे एंड मेथड का जो स्टडी है, ऑफ ग्रुपिंग साउंड्स, यानी जो साउंड्स जो बन रहे हैं ना, जो बन रहा है पहले तो हेल्प है, साउंड से निकल रहा है, इन सबको ग्रुप पहले करेंगे, साउंड्स इनटू साउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और करेंगे, वर्ड्स वही है ना, ये वर्ड्स हो गया, फॉर डिफिनिट मीनिंग, यानी एक डिफिनिट एक निश्चित मीनिंग के लिए एक निश्चित जो साउंड, एक साउंड जो वर्ड से निकल रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे, वो वही है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारे डॉर्फमैन ने कहा था कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वे एंड मेथड ऑफ ग्रुपिंग साउंड्स इनटू साउंड्स कॉम्प्लेक्सेस और वर्ड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अगला हमारा है विद्वान है, कौन है, अकॉर्डिंग टू कैडलर। अब कैडलर ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। देखिए कैडलर ने कहा था कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, दोनों बातें सेम है, क्या है पैटर्न्स। देखिए वहाँ पर भी पैटर्न्स था, वे एंड मेथड्स यहाँ भी लिखा था, यह क्या है, स्टडी ऑफ पैटर्न्स बाय विच वर्ड्स आर बिल्ड आउट ऑफ स्मॉलर स्पीच यूनिट, जिसके द्वारा जो वर्ड जो होते हैं वो कैसे छोटे हिसाब से बनते हैं, कितने छोटे बनते हैं। देखिए ये स्मॉलर है, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये है स्मॉल, स्मॉल है, ये हमारा मॉर्फीम है, मैंने बताया आपको याद होगा मॉर्फीम है। अब हम इसमें ई आर जोड़ेंगे, स्मॉलर जोड़ देंगे, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री दिखा रहा है। यानी अब ये देखिए, ये जो इसी का जो हमारा अध्ययन हम इसको पढ़े हैं क्या कहलाएगा, ये हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, थस इट कैन बी स्टेटेड दैट, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, बताया ना कि क्या है मॉर्फोलॉजी, क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी एक पैटर्न्स का अध्ययन है कि कैसे कोई भी वर्ड जो होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं, यानी कोई भी वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, यही हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल जैसे हमारा है टीच, टीच ये वर्ब है और मॉर्फीम है। अगर हम इसमें ई आर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टीचर। टीचर देखिए ये वर्ब था, टीच मीन्स पढ़ाना, ये वर्ब है, क्रिया है, लेकिन टीचर ये नाउन है। देखिए ये बदल दिया, यानी कि एक वर्ड को कैसे हम फॉर्म करेंगे। देखिए स्टडी ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी वर्ड्स कैसे बनते हैं, इसी का जो हमारा स्टडी है, अध्ययन है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक, अब बस एग्जाम में ऐसे बस अब समझ लीजिए, उसके बाद अब एग्जाम में अपने ही कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। अब स्क्रीन शॉट लेना था, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेज हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दिया है लेक्सिकल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स मैंने बताया, मॉर्फोलॉजी मीन्स अध्ययन होता है, स्टडी। ठीक है, तो क्या है लेक्सिकल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि लेक्सिकल क्या होता है। देखिए अ वर्ड्स कॉल्ड लेक्सिकल विच हैज़ अ डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि किसी भी कोई वर्ड हो जिसका डिक्शनरी में अर्थ हो, वो लेक्सिकल मीनिंग वर्ड होता है। आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, स्टैचू ले लीजिए, इनका प्रॉपर अच्छे से डिक्शनरी में मीनिंग है। लेकिन अगर वही अगर और ये जो है, ये सब जो फंक्शनल वर्ड है, इन सबको थोड़ी ना तो यूज किया गया है डिक्शनरी में। और हो गया, फ्रॉम, कोई भी और भी मान लीजिए, इन हो गया, ये सब जो वर्ड, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ये सब लेक्सिकल वर्ड नहीं कहलाते हैं। लेक्सिकल वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसका डिक्शनरी में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई बात लेक्सिकल वर्ड की।
यहाँ पर दिया गया है जो ब्रांचेज ऑफ मॉर्फोलॉजी में लेक्सिकल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है। देखिए, लेक्सिकल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी स्टडी द वे इन विच न्यू आइटम्स ऑफ वोकैबुलरी कैन बी बिल्ड अप आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ देखा, वोकैबुलरी कैन बी बिल्ड अप आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक वर्ड दे दिया गया है, उसमें हम उस वोकैबुलरी को आगे बढ़ाने के लिए जो हम फॉर्म्स यूज करते हैं उसका अध्ययन जो होता है वो लेक्सिकल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ब्यूटी। ब्यूटी एक लेक्सिकल वर्ड है, इसका आप डिक्शनरी में आप इसका वर्ड देख सकते हैं, इसका मीनिंग देख सकते हैं। ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भी एक लेक्सिकल वर्ड है, ठीक। इसका भी हम देखे हैं जो एडजेक्टिव पाया जाता है, इसका भी डिक्शनरी में जिक्र किया। जो ब्यूटीफुल जो है इसका भी हम डिक्शनरी में देख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी क्या है, हमारा नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। यानी कि जो लेक्सिकल वर्ड ये भी है, लेक्सिकल वर्ड ये भी है। इसी का जो हम स्टडी करते हैं वह मॉर्फोलॉजी यानी लेक्सिकल डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एज सिंपल एज दैट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगला जो हमारा है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, जो ब्रांचेज ऑफ मॉर्फोलॉजी। देखिए आप ऐसे समझिए कि मॉर्फोलॉजी को क्यों थोड़ा सा बांट दिया गया है, कहने का मतलब ये है कि आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक, ओवरऑल साइंस हो गया। लेकिन साइंस में अगर हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं जीव के बारे में तो जूलॉजी हो जाता है, अगर वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉटनी हो जाता है। बट दिया गया है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो जो था, हम कोई भी वर्ड को अगर हम दूसरे में चेंज कर रहे हैं तो वो हमारा डेरिवेशनल में बन जाता है, मॉर्फोलॉजी में बन जाता है। यहाँ देखिए टीचर है, टीच को टीचर में बदल गया है, यानी वर्ब से नाउन हो गया है। इसका भी एक वर्ड है अपना इंडिविजुअल, इसका भी अपना इंडिविजुअल वर्ड है, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी आती है। आते हैं हम अगला, हमारा क्या है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो वो क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी स्टडीज द वे वर्ड्स वेरी इन देयर फॉर्म टू ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी इज द चेंज ऑफ वर्ड फॉर्म्स। दिस यूजली मीन्स द यूज ऑफ इंडिंग्स। अब इसको अच्छे से तोड़कर अच्छे से ब्रेक करके देखते हैं। देखिए, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी स्टडी द वे वर्ड्स वेरी इन देयर फॉर्म्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो होता है, जो अध्ययन है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, वो क्या है, वह ये है स्टडी ऑफ वे वर्ड्स वेरी इन देयर फॉर्म। यानी कि कोई भी वर्ड्स जो वेरी कर रहा है, दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वेरी कर रहा है, इसका अध्ययन जो है वो हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी देखिए यहाँ है ही वर्क्स, ही वर्कड एंड ही इज वर्किंग। एक हमारा वर्ड है वर्क, वो देखिए बदल रहा है, पहले वर्क्स फिर वर्कड हो गया फिर वर्किंग हो गया। यानी कि ये पहले प्रेजेंट फिर पास्ट फिर उसके बाद ये देखिए कंटिन्यूअस का बता रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए टेंस भी चेंज कर दे रहा है, पूरा का पूरा वर्क से हो जाएगा जब चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए पूरा पूरा टेंस ही बदल जा रहा है। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी इज द चेंज इन वर्ड फॉर्म्स। देखिए वर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है। दिस यूजुअली मीन्स द यूज ऑफ एंडिंग्स। ये सामान्यतः एंड का जो होता है वही चेंज करने पर पूरा का पूरा उसका बदल जाता है। ये क्या था, ये पहले जिस एक ही जॉनर में बदलता था, जो हमारा जॉनर है यानी कि नाउन से एडजेक्टिव हो गया, वर्ब से नाउन हो गया। लेकिन ये क्या है, पूरा वर्क से वर्कड हो गया, यानी प्रेजेंट से पास्ट हो गया। इतना ज़्यादा गैप हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा बुक्स है, बुक से बुक्स हो गया, यानी ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, ये भी चेंज हो गया। और सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज होता है, ठीक है। यही हमारा क्या है ब्रांचेज ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये दो ब्रांचेज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मैंने बहुत अच्छी तरह तोड़ कर बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेकर। मॉर्फोलॉजी पूछते रहता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए
कमेंट आया था कि नेचर ऑफ इंग्लिश और उसके थोड़ा लिमिटेशन और डिफ़िकल्टी बता दीजिए। देखिए नेचर ऑफ इंग्लिश का एक प्रॉपर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और रही बात प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश की, तो वो सब आप भी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में। देखिए मैंने बताया था, आप ध्यान से अगर वीडियो अगर देखते हुए आए होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे को कैसे रोकना है, कैसे इंकरेज करना है कि इंग्लिश बोले। वही उसका क्या है, प्रॉब्लम्स है, जो हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है। अब प्रेजेंट टाइम्स इंडिया में पीछे के वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने बताया है किसी वीडियो में कि क्या क्या परेशानी होती है एक बच्चे को, अगर वो उसकी इच्छा है कि हम इंग्लिश बोलें, और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।